नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और मौज मस्त ज़बरदस्त होंगे। अपनी तैयारी में आप जी जान मेहनत के साथ लगे होंगे, क्योंकि आपको अपना सपना पूरा करना है। और कल शिक्षा मंत्री के महोदय के द्वारा ये बताया गया है कि दिसंबर में फॉर्म चालू हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। इसके बाद फरवरी 2025 में आपका रिट का जो पात्रता परीक्षा का एग्ज़ाम है वो होगा। तो उसी में हम हमारे सिलेबस जो राजनीति विज्ञान का सिलेबस है, हम उसी के टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। कल हमने अनुच्छेद 125 तक की बात की, आज हम अनुच्छेद 126 की बात करेंगे। अनुच्छेद 126 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 126 बात करता है किसकी? अनुच्छेद 126 बात करता है, हमें यह बताता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की। राष्ट्रपति क्या कर सकता है जब मुख्य न्यायाधीश क्या हो, अस्वस्थ हो, अनुपस्थित हो या कार्य करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, जिसको बोलते हैं मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश, अनुच्छेद 126 के तहत। तो बात करते हैं आज की क्लास की अपन अनुच्छेद 126 की। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। एक बात करेंगे अनुच्छेद 127 की, एक बात करेंगे अनुच्छेद 128 की। कई बार क्वेश्चन आते हैं, इसमें आता है तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, और एक इसमें आता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। हम इन तीनों की बात करेंगे और तीनों अनुच्छेद हमें याद रखना है, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 127 और अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 126 की बात करते हैं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। ये क्या होता है? अर्थात जब क्या हो, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। कब करेगा? जब हमारा जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या हो, उसका पद रिक्त हो, या वो अनुपस्थित हो, या अपने दायित्व के निर्वहन में क्या हो, असमर्थ हो। यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है, यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है और वह अस्थायी रूप से क्या है, अनुपस्थित हो गया है, या फिर वो अपने दायित्व के निर्वहन करने में असमर्थ है, अपने दायित्व को पूरा करने में योग्य नहीं है, तो राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कब की जाती है? जब उसका पद रिक्त हो, जब वो अनुपस्थित हो, या अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। इन तीनों कंडीशन में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 126 में बताया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद आता है अनुच्छेद 127, जो मैंने भी आपको बताया, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब की जाती है? जब किसी केस को लड़ने के या किसी मामले को क्या हो कि सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय है, उसमें गणापूर्ति का अभाव हो, तो गणापूर्ति करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जिसको बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय में गणापूर्ति को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जब क्या हो, उच्चतम न्यायालय में क्या हो, गणापूर्ति करने के लिए क्या हो, उच्चतम न्यायालय में गणापूर्ति को पूरे करने के लिए, गणापूर्ति नहीं हो रही है, उस गणापूर्ति की मतलब न्यायाधीशों की संख्या कम है, और उस गणापूर्ति को पूरा करने के लिए किसकी अनुमति लेगा? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति कौन लेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय का कोई भी न्याय कोर्ट हो, हाई कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का कोई भी जज है, उसको क्या नियुक्त कर सकता है? तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। क्या नियुक्त कर सकता है? तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कौन करता है? तो याद रखना, तदर्थ न्यायाधीश कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेगा। और किसकी अनुमति से नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। कब? गणापूर्ति को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में गणापूर्ति को पूरा करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को क्या करता है? उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 128, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और वो सुनो एक बार, तो ये ना, तदर्थ न्यायाधीश जिसको नियुक्त किया जाता है उसकी योग्यता वही होती है जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता
रखता है। इसके लिए उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले को ही तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। और उच्चतम न्यायालय की योग्यता हमने पढ़ी है कि उसको 5 वर्ष की क्या हो, 5 वर्ष का क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, किसी भी उच्च न्यायालय में क्या दिया हो, या तो 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष क्या रहा हो, किसी भी न्यायालय में वकील रहा हो। कल मैंने बताया था कि लिखने में यहाँ पर 20 लिखा हुआ था, बोलने में 10 बोला था, तो आप थोड़ा करेक्शन कर लेना कि 10 वर्ष का क्या रहा हो, 10 वर्ष तक तो या तो किसी न्यायालय में वकील रहा हो उस न्यायालय में, या 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। यह योग्यता जो रखता है वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही क्या किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को ही क्या बनाया जाता है, तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाता है, जिसको क्या हो, उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखना हो, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अर्थात 5 वर्ष तक तो क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, या फिर 10 वर्ष तक को क्या रहा हो, वकील रहा हो। 5 वर्ष तक तो उसको जज के रूप में अनुभव रहा हो कम से कम, या 10 वर्ष का अनुभव वकील के रूप में रहा हो, वही उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। और ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को क्या बनाया जाता है, तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाता है। और जिस व्यक्ति को तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाता है, जिस न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाता है, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सहमति ली जाती है। इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति ली जाती है। मान लो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, तो हमारे राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी, तो उच्चतम न्यायालय ने किसी व्यक्ति को क्या कर दिया, अपनी जयपुर हाई कोर्ट के एक जज को क्या बना दिया, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश बना दिया। लेकिन तदर्थ न्यायाधीश बनाने के लिए क्या करेंगे, वो जयपुर हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश की सहमति लेंगे, क्या आप आपके कर्मचारी को हमारे सुप्रीम कोर्ट में भेज देंगे। अगर वो सहमत है तो फिर वो दिल्ली चले जाएंगे। अगला आता है अनुच्छेद 128। अनुच्छेद 128 में महत्वपूर्ण है, इसमें आता है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में क्या है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालयों में यदि कार्यभार अधिक हो तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो किसी भी उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय, यहाँ पे आएगा उच्चतम, किसी भी उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कर सकता है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 128 में बताया गया है, क्या बताया गया है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो अगर काम अधिक है, यदि उस न्यायालय में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या हो, कार्यभार अधिक हो, कार्य संख्या ज़्यादा हो, संख्या में लोगों की संख्या कम है लेकिन काम ज़्यादा, वर्ग ज़्यादा है, तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से कौन, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो किसी भी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को जो सेवानिवृत्त हो गया हो, जो क्या हो गया है, जिसका रिटायरमेंट हो गया है, उस सेवानिवृत्त न्यायाधीश को क्या बना सकता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। इसका अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और वो अपने नाम के आगे न्यायाधीश शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, इसमें यह भी बताया गया है। इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सहमति आवश्यक है। जो सेवानिवृत्त हो जाता है, जिसको बनाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आप हमारे सुप्रीम कोर्ट में काम करने के इच्छुक हो, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पर कार्यभार अधिक है और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है। वेतन भत्ते, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। किसके, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के वेतन भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करता है, क्योंकि कार्यकारी और तदर्थ न्यायाधीश तो क्या होते हैं, वर्किंग कार्य होते हैं, तो उनके तो पहले से ही निर्धारित है। और जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है उसके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा उसके वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। इसके पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान शक्तियां होती है। जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है इसके पास उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसके समान शक्तियां होती है, लेकिन ये उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद नाम का प्रयोग नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता कि नहीं लिख सकता कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश, प्रयोग नहीं कर सकता किसका, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पद नाम का प्रयोग नहीं कर सकता। और अधिकतम कार्यकाल सेवानिवृत्त न्यायाधीश का कितना होता है, 2 वर्ष। ये भी याद रखना, पूछा जा सकता है, अधिकतम 2 वर्ष कार्यकाल होता है सेवानिवृत्त न्यायाधीश का। तो बात करते हैं तीनों की। अनुच्छेद 126 हमने बात की, आर्टिकल 126। इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 127। एक बात की हमने आर्टिकल 128। इन तीनों की बात करते हैं तो इसमें है मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश। मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश, इसमें क्या बताया गया है, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की बात की गई है। किसमें, अनुच्छेद 126 में। अब अनुच्छेद 126 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी
किस न्यायाधीश किसको बताया गया है? उसको बताया गया है जब क्या हो, जो हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसका पद रिक्त हो। एक तो कब की जाती है? जब उसका क्या हो, पद रिक्त हो। किसका? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का क्या हो, पद रिक्त हो, या फिर वो क्या हो, अनुपस्थित हो। क्या हो? अनुपस्थित हो, या वो क्या हो, असक्षम हो, अपने कार्य करने में क्या हो, असक्षम हो। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 126 के तहत मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 127 के तहत क्या की जाती है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत कौन करता है? कब की जाती है? गणापूर्ति पूरी करने के लिए। गणापूर्ति के लिए, गणपूर्ति या गणापूर्ति करने के लिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति सीजेआई करता है। किसकी पूर्वानुमति से? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। पूर्वानुमति किसकी आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो क्या करता है? गणपूर्ति को पूरा करने के लिए किसी भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को क्या बना सकता है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, और इसके लिए उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति आवश्यक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, रिटायर्ड जज की बात करते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 128 में बताई गई है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, किसके लिए? कार्यभार की अधिकता के कारण। कार्यभार की अधिकता के कारण, कार्यभार की अधिकता के कारण क्या करता है? जब कार्य का भार ज्यादा हो, वर्क प्रेशर ज्यादा हो, तब सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है। उसके लिए उस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति आवश्यक होती है। उसका अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और उसके वेतन भत्ते, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के वेतन भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद 129 की। अभिलेखीय न्यायालय बताया गया है। अनुच्छेद 129 में क्या बताया गया है? अभिलेखीय न्यायालय। अनुच्छेद 129 में क्या है? अभिलेखीय न्यायालय। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो सभी राज्य क्षेत्र, भारत के सभी उच्च न्यायालय हैं वहां पर मान्य होंगे, और कोई भी उनकी आलोचना नहीं कर सकता। और ये अपनी रिकॉर्ड को क्या रखता है? अभिलेख बनाकर रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं अभिलेखीय न्यायालय। अनुच्छेद 129 में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, वो एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय हो, इसके जो जो निर्णय दिए गए हैं ये क्या होंगे? सभी उच्च न्यायालय के लिए मान्य होंगे। अभिलेखीय न्यायालय। अनुच्छेद 130 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 130 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का स्थान। कि संविधान में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान नई दिल्ली में होगा, लेकिन संसद चाहे तो क्या कर सकती है? इसका स्थान बदल भी सकती है। दिल्ली से मुंबई ले जाए, कोलकाता ले जाए, कहीं पे भी ले जा सकती है, लेकिन संविधान अनुसार उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या है? दिल्ली होगा। क्या होगा? अभी दिल्ली में बना हुआ है। किंतु भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्चतम न्यायालय की पीठ के लिए अन्य स्थान का भी निर्धारण कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का अन्य पीठ का स्थान भी कर सकता है। मतलब है कि अनुच्छेद 130 में बताया गया उच्चतम न्यायालय का स्थान, कि अनुच्छेद 130 में ये बताया गया कि उच्चतम न्यायालय कहाँ पर होगा, कौन सी जगह उच्चतम न्यायालय की बेंच बनाई जाएगी, कौन सी जगह मुख्य जो पीठ है वो बनाई जाएगी। तो इसमें बताया गया है कि संविधान के अनुसार तो क्या है? उच्चतम न्यायालय का स्थान क्या है? दिल्ली में होगा। कहाँ पर है? दिल्ली में। अभी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना हुआ है। किंतु जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से क्या कर सकता है? उच्चतम न्यायालय की पीठ को किसी अन्य स्थान पर भी बना सकता है। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता। अब बात करेंगे प्रारंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 131 की बात करेंगे। अनुच्छेद 131 अधिकारिता के मतलब इसमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उसकी। अनुच्छेद 131 में आरंभिक अधिकारिता, अनुच्छेद 131 के संबंधित है। आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है अनुच्छेद 131। इसके तहत वो मामले आते हैं जो डायरेक्ट कहाँ लेके जाते हैं? जिन मामलों को हम डायरेक्ट सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में ले जा सकते हैं, ऐसे मामले अनुच्छेद 131 के तहत किस में आते हैं? आरंभिक अधिकारिता के तहत आते हैं। इसके तहत वे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। जिनकी सुनवाई की जा सकती है, सीधी सुनवाई उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। ऐसे मामले
जिनकी सुनवाई हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं वो अनुच्छेद 131 के तहत किसमें आते हैं, प्रारंभिक या आरंभिक अधिकारिकता के तहत आते हैं। इसमें आते हैं केंद्र राज्य के मध्य विवाद हो गया, यदि केंद्र सरकार और राज्य के मध्य कोई विवाद चल रहा है तो वो सीधे मामले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। यदि राज्य के बीच विवाद चल रहा है, मान लो दो राज्यों के बीच विवाद चल रहा है, तो ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। यदि राज्य केंद्र बनाम भारत के अन्य राज्यों के मध्य, केंद्र राज्य और बनाम और अन्य राज्यों के मध्य क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो ऐसे मामले भी कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। केंद्र राज्य विवाद चल रहा हो, राज्य विवाद चल रहा हो, केंद्र राज्य बनाम अन्य राज्य विवाद चल रहा हो, तो इन तीनों मामलों को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। केंद्र राज्य विवाद वाला मामला, राज्य प्लस राज्य वाला विवाद मान रहा, कौन सा, राज्य प्लस राज्य विवाद का मामला या केंद्र प्लस राज्य बनाम अन्य राज्य विवाद का कोई भी मामला है, अर्थात सेंट्रल प्लस स्टेट, स्टेट प्लस स्टेट, सेंट्रल प्लस स्टेट या अन्य अदर स्टेट के बीच में कोई भी मामला होता है, ऐसे विवाद होते हैं, हम उनको मामले को डायरेक्ट सुनवाई उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है अनुच्छेद 131 के तहत। इसमें आरंभिक अधिकारिकता। इसके बाद बात करें, इसके निम्नलिखित अपवाद भी हैं। कुछ अपवाद ऐसे हैं जिनको हम कहाँ नहीं लेके जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। कैसे मामलों को, सैन्य मामलों को और कोर्ट मार्शल के मामलों को हम कहाँ नहीं लेके जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। इसके अलावा इसके निम्नलिखित अपवाद भी है, इन मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी। कौन से मामले हैं जिनकी सुनवाई किसमें नहीं होगी, उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी। संविधान पूर्व के किसी संधि, समझौते, करार से संबंधित विवाद, यदि कोई ऐसा विवाद है जो संविधान के बनने से पहले ही कोई संधि हुआ था, कोई समझौता हुआ था या कोई करार हुआ था, इससे संबंधित कोई विवाद है तो ये उच्चतम न्यायालय में नहीं ले जाए जा सकते। यदि किसी समझौते अथवा संधि में पहले से ये प्रावधान किया हुआ है कि इन मामलों को हम कहाँ नहीं लेके जाएंगे, इन मामलों को हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे, ऐसा किसी संधि या समझौते में हुआ है तो वो भी मामले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। अंतर्राज्य क्या चल रहा हो, जल विवाद चल रहा हो, वित्त आयोग को सौंपे गए मामले हो, वाणिज्यिक प्रकृति के अन्य मामले हो, विभिन्न प्रकार के व्यय तथा पेंशन के भुगतान से संबंधित विवाद हो, केंद्र के विरुद्ध राज्यों के द्वारा नुकसान की भरपाई के मामले हो, तो यह मामले भी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते। इसके अपवाद क्या क्या हैं, देखो कि संविधान पूर्व का कोई ऐसी संधि हुई हो, समझौते हो, करार से संबंधित विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकता। यदि किसी समझौते अथवा संधि में पहले से प्रावधान किया गया हो, अंतर्राज्य जल विवाद हो, इसके अलावा वित्त आयोग से संबंधित कोई मामला हो, वाणिज्यिक प्रकृति का कोई व्यय हो, संबंधित मामला हो, विभिन्न प्रकार के व्यय हो और पेंशन के भुगतान से संबंधित मामले हो, और इसके अलावा क्या हो, केंद्र के विरुद्ध राज्य के द्वारा नुकसान की भरपाई के मामले हो, तो इन मामलों को हम क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना ना, इनको पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 131 के तहत निम्न में से कौन से मामले डायरेक्ट कहाँ लेके जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो आपको ऑप्शन मिल जाए संविधान पूर्व के मामले, तो इनको नहीं ले जाया सकता। किसी समझौते में ये पहले से लिखा हो, नहीं ले जा सकता। अंतर्राज्य जल विवाद नहीं ले जा सकता। वित्त आयोग को सौंपे गए मामले, वाणिज्यिक प्रकृति के अन्य मामले, विभिन्न प्रकार के व्यय एवं पेंशन संबंधी विवाद और केंद्र के विरुद्ध राज्यों के द्वारा नुकसान की भरपाई के मामले, इन मामलों को हम कहाँ नहीं ले जा सकते, सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता। आगे है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल कहाँ की जाती है, उच्चतम न्यायालय में की जाती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उन चुनावों से संबंधित जो विवाद होता है उनकी सुनवाई कौन करता है, उनकी सुनवाई करता है उच्चतम न्यायालय। कौन से अनुच्छेद में लिखा है, ये लिखा गया है आर्टिकल 71 में। किसमें लिखा है, आर्टिकल 71 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी विवाद होगा, उन विवादों की सुनवाई कौन करेगा, उनके विवादों के संबंधित विवादों की सुनवाई कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा। ये किसमें लिखा हुआ है, अनुच्छेद 171 में, आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय में होगी या उच्चतम न्यायालय करेगा। अपीलीय अधिकारिकता हम इसमें बात करेंगे अनुच्छेद 132, 133, 134। इसमें आते हैं संवैधानिक मामले, इसमें आते हैं दीवानी मामले, इसमें आते हैं आपराधिक मामले। संवैधानिक मामले अनुच्छेद 132 में, दीवानी मामले 133 में है और आपराधिक मामले 134 में है।
तो हम इनमें बात करेंगे। अपील कर सकते हैं उच्च न्यायालय की खंडपीठ, जो हाई कोर्ट होता है, उसकी मुख्य पीठ होती है, खंडपीठ होती है, इसके निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपील कहाँ करेंगे अपन? निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में। तो उच्च न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। इससे निम्न न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय। तो उस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित 3 प्रकार के मामलों में अपील की जाती है। हाई कोर्ट से उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में जो अपील की जाती है वो 3 प्रकार के मामलों में अपील की जाती है। अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134। वो 3 मामले कौन से? संवैधानिक मामले हैं। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 132 में। संवैधानिक मामले, अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 में क्या है? संवैधानिक मामले हैं। यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण देता है या यह प्रस्ताव देता है कि ये विधि के सारवान प्रश्न है इसमें और विधि की व्याख्या की आवश्यकता है, तो ये मामले में क्या होगा? उच्चतम न्यायालय सुनवाई करेगा। इसमें उस न्यायालय निर्णय देने के साथ ये प्रस्ताव या प्रमाण पत्र देता है कि इसमें क्या है? विधि का सारवान प्रश्न। एक तो याद रखना, विधि का सारवान प्रश्न निहित है, जिसमें क्या है? विधि की व्याख्या की आवश्यकता है, जो उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो उच्च न्यायालय में क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय में क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। संवैधानिक मामले अनुच्छेद 132 में क्या लिखा गया है? कि ये लिखा गया है कि उस न्यायालय यह निर्णय देता है और ये प्रमाण देता है निर्णय के साथ कि इसमें विधि का सारवान प्रश्न निहित है और जिसमें क्या करनी चाहिए? विधि की व्याख्या की आवश्यकता है। तो न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में क्या की जा सकती है? अपील की जा सकती है। तो याद रखना, विधि का सारवान प्रश्न और विधि की व्याख्या कौन से मामले में? संवैधानिक मामलों में। विधि की क्या है? सारवान प्रश्न निहित है और विधि की व्याख्या की क्या है? आवश्यकता है। तो ये अनुच्छेद 132 के तहत कौन सा मामला है? संवैधानिक मामला है और आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हो। दीवानी मामला, ये दीवानी मामला किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 133 में। इसमें उच्चतम न्यायालय ये निर्णय देता है कि लोक महत्व के विषय पर क्या है? विधि का प्रश्न है। यदि उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय के साथ ये प्रमाण पत्र देता है कि इस वाद में, यदि उच्च न्यायालय होता है, जो हाई कोर्ट होता है, वह क्या करता है? यदि उच्च न्यायालय होता है, वो क्या करता है? जो उच्च न्यायालय होता है वो अपने निर्णय के साथ ये प्रमाण देता है कि इस वाद में लोक महत्व का विधि का सारवान प्रश्न निहित है। कौन सा प्रश्न? लोक महत्व का विधि का सारवान प्रश्न निहित है, जिसकी व्याख्या उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जानी चाहिए। तो इस स्थिति में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो दीवानी मामले और संवैधानिक मामले में थोड़ा अंतर समझना। दीवानी मामले में क्या होता है? विधि का सारवान प्रश्न और विधि की व्याख्या है, तो संवैधानिक मामला है। और दीवानी मामले में क्या होता है? लोक महत्व का विधि का सारवान प्रश्न, ऐसा कुछ टिप्पणी करता है उच्च न्यायालय अपने निर्णय में, तो उच्चतम न्यायालय में शिकायत की जा सकती है, अपील की जा सकती है। लोक महत्व का विधि का सारवान प्रश्न। आगे बात करें, अगला है अनुच्छेद 134, वो है आपराधिक मामले। अनुच्छेद 134 किससे संबंधित है? आपराधिक मामलों से संबंधित है। जब अपन हाई कोर्ट के खिलाफ अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो है अनुच्छेद 134 आपराधिक मामले। आपराधिक मामले, यदि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र देता है तो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय क्या देता है? निर्णय के साथ प्रमाण देता है, तो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। किंतु निम्नलिखित मामलों में उच्च न्यायालय के प्रमाण के बिना भी उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, अपील की जा सकती है। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें अपन क्या कर सकते हैं? उसके प्रमाण के बिना, हाई कोर्ट के प्रमाण के बिना, निर्णय के बिना हम क्या कर सकते हैं? उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। कब? ऐसा कोई मामला हो जो अधीनस्थ न्यायालय हो, जिसने तो अधीनस्थ न्यायालय को व्यक्ति को बरी कर दिया हो, लेकिन उच्च न्यायालय ने 10 साल की सजा सुना दी हो। ऐसा कोई मामला हो जो अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा हो और अधीनस्थ न्यायालय से कौन मंगा ले? हाई कोर्ट मंगा ले, उच्च न्यायालय मंगा ले और व्यक्ति को 10 साल की सजा दे दे। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय ने बरी कर दिया है, अधीनस्थ न्यायालय ने क्या किया? किसी व्यक्ति को क्या कर दिया? बरी कर दिया हो, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे क्या सुनाई देती हो? 10 वर्ष या अधिक की सजा दे दी हो, तो हम डायरेक्ट क्या सकते हैं? आपराधिक मामलों में क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय था, सबऑर्डिनेटेड जो न्यायालय था, उसने क्या कर दिया? व्यक्ति को अपराध से बरी कर दिया, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसको क्या सुना दी? 10 साल या अधिक की सजा सुना दी है।
यदि उस न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से किसी वाद या मामले को स्वयं ले लिया हो। यदि कोई मामला अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है और अधीनस्थ चलते हुए मामले को क्या किया है, उसने खुद मंगा लिया है, किसने, उस न्यायालय ने अपने पास मंगा लिया है और आरोपी को 10 साल की सजा या इससे ज़्यादा की सजा दे दी है, तो डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में बिना प्रमाण के भी हम अपील कर सकते हैं। इन दोनों कंडीशन में 10 वर्ष से अधिक की सजा हो, 10 वर्ष से अधिक की सजा हो। पहले में ये कि उस अधीनस्थ न्यायालय ने व्यक्ति को बरी कर दिया हो तो 10 साल की या 10 से ज़्यादा सजा किसने दे दी हो, उस न्यायालय ने दे दी हो। लेकिन दूसरी कंडीशन है कि मामला अधीनस्थ न्यायालय के पास था और उसको किसने मंगा लिया, उस न्यायालय ने मंगवा लिया है और 10 या 10 से की ज़्यादा सजा दे दी है। तो याद रखना, अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामले, विधि का सारवान पर्सन निहित होता है इसमें। अनुच्छेद 133 इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 133 में होता है लोक महत्व की विधि का सारवान पर्सन। और अनुच्छेद 134 में क्या है, वो है आपराधिक मामले, संवैधानिक मामले 132, दीवानी मामले 133, संवैधानिक मामले आपराधिक मामले 134। आगे बात करें, अगला आता है अभिलेखीय न्यायालय। जो अभिलेखीय न्यायालय होता है और न्यायालय की अवमानना की जाती है तो क्या होता है, अगर आप न्यायालय के निर्णय की अवमानना करोगे तो आपको 6 माह की सजा हो सकती है या 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। 6 माह की सजा प्लस 2000 रुपये का जुर्माना, ये सब हो सकता है कि सजा हो सकती है 6 माह की और जुर्माना हो सकता है 2000 रुपये तक का, अथवा दोनों हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित अन्य सभी न्यायालयों के लिए अनुकरणीय होंगे। ये क्या है, अभिलेखीय न्यायालय का मतलब ये होता है कि उच्चतम न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है वो भारत के राज्य क्षेत्र के जितने भी न्यायालय हैं उन न्यायालयों के लिए अनुकरणीय होंगे, उनके अनुसार वो चलेंगे। अर्थात इन निर्णयों को आधार बनाकर वो क्या करेंगे, अपने निर्णय देंगे। अन्य न्यायालय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा व आलोचना नहीं कर सकते। जो अन्य न्यायालय होते हैं वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों की न तो समीक्षा कर सकते हैं, नहीं आलोचना कर सकते हैं। ये किसमें है, वो एक अभिलेखीय न्यायालय होता है, उसके अनुकरण के अनुसार, उसका पालन करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उस निर्णय के अनुसार ही क्या करेंगे, जो हाई कोर्ट है, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, उसके अनुसार कार्य करेंगे। वो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा व आलोचना नहीं कर सकते। न्यायालय की अवमानना करने वाले व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या दिया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के क्या करता है, अवमानना करता है, तो उसको दंड दिया जा सकता है, या तो 6 माह की सजा हो सकती है या 2000 रुपये का जुर्माना लग सकता है या दोनों हो सकते हैं। सजा 6 माह की है, जुर्माना 2000 रुपये का है, अथवा दोनों हो सकते हैं, सजा और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है। आगे बात करें रिट अधिकारिकता, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होता है, रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। यदि मूल अधिकारियों को हनन होता है, यदि हमारे मूल अधिकारी को हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर्चा। ये पांचों रिट अनुच्छेद 32 के तहत कौन जारी कर सकता है, आर्टिकल 32 के तहत जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट अधिकारिकता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत क्या है, उस सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को रिट अधिकारिता प्राप्त है अनुच्छेद 32 के तहत। यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा। अनुच्छेद 135 में बताया गया है कि संघीय न्यायालय की सारी शक्तियाँ किसमें होगी, उच्चतम न्यायालय में निहित होगी। ये किसमें लिखा गया है, अनुच्छेद 135 में ये लिखा गया है कि जो संघीय न्यायालय है, जिसकी सारी शक्तियाँ होगी वो किसमें निहित होगी, उच्चतम न्यायालय में निहित होगी। संघीय न्यायालय की सारी शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय के पास होगी या उसमें निहित होगी। ये किसमें लिखा गया है, अनुच्छेद 135 में ये बताया गया है कि जो संघीय न्यायालय है, जो संघीय न्यायालय है, उसकी शक्ति किसके पास होगी, उच्चतम न्यायालय के पास होगी। क्योंकि सर्वोपरि न्यायालय कौन सा होता है, उच्चतम न्यायालय सर्वोपरि न्यायालय होता है। तो उच्चतम न्यायालय के पास क्या है, उच्चतम न्यायालय के पास संघीय न्यायालय की सारी शक्तियाँ किसको दी गई है, संघीय न्यायालय की सारी शक्तियाँ अनुच्छेद 135 के तहत किसको दी गई है, अनुच्छेद 135 के तहत किसको दी गई है, उच्चतम न्यायालय को दी गई है। अनुच्छेद 136 में विशेष याचिका SLP की बात की गई है। किसमें, अनुच्छेद 136 में क्या है, विशेष याचिका SLP की बात, विशेष याचिका की बात किस में की गई है, विशेष याचिका की बात अनुच्छेद 136 में
की गई है। उच्चतम न्यायालय में अपील करने की विशेष अनुमति दी गई है। इसके तहत अनुच्छेद 136 के तहत, अनुच्छेद 136 के तहत क्या गई है, उच्चतम न्यायालय में क्या दी गई है, विशेष अपील करने की अनुमति दी गई है। अनुच्छेद 136 के तहत विशेष याचिका एसएलपी का वर्णन अनुच्छेद 136 में दिया गया है। अनुच्छेद 136 के तहत क्या कर सकते हैं, उच्चतम न्यायालय में अपील करने की विशेष अनुमति किसमें दी गई है, उच्चतम न्यायालय में अपील करने की विशेष अनुमति किसमें दी, अनुच्छेद 136 में। उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा किए गए किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे सकता है। जो उच्चतम न्यायालय है वो अपने भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में या तो उस न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय या अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश को क्या कर सकता है, उस आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे सकता है। उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मामलों में अनुमति दे सकता है। कौन कौन से मामलों में अनुमति दे सकता है, किसी भी प्रकार का केस हो, किसी भी प्रकार का केस हो, चाहे वो संवैधानिक हो, चाहे वो सिविल दीवानी हो, चाहे संवैधानिक हो या आपराधिक हो, केस किसी भी चरण में हो। दूसरा है कि केस किसी भी चरण में हो, पहली स्टेप में, दूसरी स्टेप, कोई सी भी चरण में केस होना चाहिए, केस किसी भी प्रकार का हो और किसी भी कोर्ट में केस चलता हो, जिस न्यायालय में चल रहा हो, उस न्यायालय में चल रहा हो या न्यायाधिकरण में चल रहा हो, इन मामलों में क्या कर सकता है, अनुमति दे सकता है। कौन, उच्चतम न्यायालय विशेष अपील करने की अनुमति दे सकता है जब केस किसी भी प्रकार का होना चाहिए, केस किसी भी चरण में चल रहा हो और केस किसी भी कोर्ट में हो। केस किसी भी प्रकार का हो अर्थात वो संवैधानिक हो, दीवानी हो या आपराधिक हो, केस का कोई भी चरण हो, कोई सा भी चरण होना चाहिए और केस कोई से भी कोर्ट में चल रहा हो, चाहे उच्चतम न्यायालय में चल रहा हो, चाहे अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा हो या ट्रिब्यूनल्स यानी न्यायाधिकरण में चल रहा हो, इनमें वो क्या देता है, उच्चतम न्यायालय विशेष अपील करने की अनुमति प्रदान करता है। इसके बाद आगे बात करें अनुच्छेद 137, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय की पुनः समीक्षा कर सकता है। जो पुनः समीक्षा करता है अपने निर्णय की, वो किस में बताई गई है, अनुच्छेद 137 में बताया गई है। अनुच्छेद 137 के तहत क्या करता है, उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णय की क्या करता है, पुनः समीक्षा करता है। अनुच्छेद 137 के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत जो उच्चतम न्यायालय होता है, अनुच्छेद 137 के तहत जो अपना उच्चतम न्यायालय होता है वो क्या करता है, पुनः समीक्षा कर सकता है। किसकी, अपने दिए हुए निर्णय की समीक्षा कौन करता है, उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 138 में क्या है, संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकता है। जो संसद है उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिता है उसमें वृद्धि कर सकता है अनुच्छेद 138 के तहत। और अनुच्छेद 139 के तहत जो संसद है वह उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता में क्या कर सकती है, वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 137 क्या है, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय की क्या कर सकता है, पुनः समीक्षा। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया है और वापस उसका रिव्यू कर रहा है तो कौन सा अनुच्छेद के तहत कर रहा है, वो 137 के तहत। अनुच्छेद 138 किसकी बात करता है कि जो संसद है, संसद को अधिकार है कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में क्या कर सकता है, वृद्धि कर सकता है। और अनुच्छेद 139 से बोलता है कि संसद उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता में क्या कर सकती है, वृद्धि। तो ध्यान रखना, अधिकारिता में वृद्धि कर रहा है संसद तो अनुच्छेद 138 है, और रिट अधिकारिता में वृद्धि कर रहा है तो अनुच्छेद 139। दोनों में डिफरेंट यही है कि संसद को अधिकार प्राप्त है कि न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा सकता है। जब न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ा रहा है तो अनुच्छेद 138 के तहत बता रहा है वो, और रिट की अधिकारिता को बता रहा है, अर्थात अनुच्छेद 32 के अलावा भी अन्य मामलों में रिट जारी कर सकता है। तो अगर उसमें वृद्धि करता है तो अनुच्छेद 139 के तहत की जाती है। संसद उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है, अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत अतिरिक्त अन्य मामलों में रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। अभी रिट जारी करने का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। अब रिट की अधिकारिता को बढ़ाना है तो 139 के तहत संसद बढ़ा सकती है रिट की अधिकारिता को, और अनुच्छेद 32 के तहत वो अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 139 ए, अनुच्छेद 139 ए, कुछ मामलों का स्थानांतरण। कुछ मामलों का स्थानांतरण की जो उच्चतम न्यायालय होता है वो क्या कर सकता है, किसी मामले को अपने पास बुला सकता है या किसी अन्य न्यायालय में भेज सकता है। ये अनुच्छेद 139 ए के तहत। अनुच्छेद 139 ए, कुछ मामलों का स्थानांतरण भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में स्वयं के मामले को उच्चतम न्यायालय स्वयं के पास स्थानांतरित कर सकता है तथा एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भी स्थानांतरित कर
सकता है। कुछ मामलों का स्थानांतरण अनुच्छेद 139 ए में बताया गया है। अनुच्छेद 139 ए में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय है वो किसी मामले को अपने पास बुला सकता है या फिर उस मामले को अन्य न्यायालयों में भी भेज सकता है, उस मामले का स्थानांतरण कर सकता है। तो कुछ मामलों का स्थानांतरण किसमें, अनुच्छेद 139 ए में है। 139 में क्या है, रिट अधिकारिकता में वृद्धि है। अनुच्छेद 138 में क्या है, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिकता में वृद्धि है और अपने न्यायालय की समीक्षा कर सकता है, अनुच्छेद 137। इसके बाद है अनुच्छेद 140, आनुषंगिक शक्तियां या सहायक शक्तियां। अनुसांगिक शक्तियां की एक्स्ट्रा शक्ति भी दी जा सकती है उच्चतम न्यायालय को संसद के द्वारा। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां या अनुसांगिक शक्तियां प्रदान कर सकती है। कि सहायक शक्तियां और प्रदान की जा सकती, जितना पावरफुल उच्चतम न्यायालय है इसको और अधिक पावरफुल बनाया जा सकती है संसद द्वारा शक्तियां देकर। इनको बोलते हैं अनुपूरक शक्तियां या अनुशांसिक शक्तियां या सहायक शक्तियां। इसकी बात अनुच्छेद 140 में की गई है। अनुच्छेद 140 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 140 में बताया गया है आनुशांसिक शक्तियां या सहायक शक्तियां तो कौन बढ़ा सकता है, संसद। कौन बढ़ा सकती हो, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां या अनुशांसिक शक्तियां प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 141 की बात करें, इसमें बताया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित गई विधि भारत के राज्य के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। अनुच्छेद 141 में यह बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए हैं वो भारत के पूरे राज्य क्षेत्र के लिए क्या होगी, बाध्यकारी होगी। अनुच्छेद 141 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 141 में यह कहा गया है कि भारत उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो भी कानून या विधि बनाई गई है वो क्या होगी, भारत के पूरे क्षेत्र पर, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र पर क्या होगी, मान्य होगी, उसको मानना बाध्यकारी होगा। ये किस में बताया गया है, अनुच्छेद 141 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय के द्वारा घोषित की गई विधि भारत के राज्य के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। अनुच्छेद 142 की बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन पूर्ण न्याय। अनुच्छेद 142 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन, तो उच्चतम न्यायालय है यदि कोई विधायिका या कार्यपालिका उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करती है तो उच्चतम न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो अपने नियमों को, कानूनों को लागू करवाने के लिए क्या कर सकता है, अपने अधिकारों को विधायिका के और कार्यपालिका को अपने हाथों में ले सकता है। उच्चतम न्यायालय अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। ये किस में बताया गया है, अनुच्छेद 142 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन की पूर्ण न्याय की बात कौन करता है, पूर्ण न्याय की बात करता है उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों का प्रवर्तन क्या किस में किया जा सकता है, यदि कार्यपालिका या विधायिका क्या करती है, शक्तियों को क्या करती है, आदेशों को लागू करवाने में असफल होती है तो विधायिका व कार्यपालिका की शक्तियों को स्वयं अपने हाथ में ले सकता है। कौन, उच्चतम न्यायालय अपने हाथ में ले जा सकता है। अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए तत्पर रहता है। 142 के तहत कुछ आलोचकों का मानना है कि इस अनुच्छेद के तहत, कौन से अनुच्छेद, 142 के कारण क्या होता है, न्यायिक सक्रियता को प्रोत्साहन मिलता है। क्यों न्यायिक सक्रियता को प्रोत्साहन कैसे मिल रहा है, क्योंकि न्यायालय खुद क्या कर रहा है, विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को अपने हाथों में ले रहा है। इस प्रकार वो क्या काम कर रहा है, न्यायिक सक्रियता का कार्य कर रहा है अनुच्छेद 142 के तहत। आगे बात करें अनुच्छेद 143, इसके तहत क्या करता है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 में क्या बताया गया है, ये कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कौन से अनुच्छेद के तहत ले सकता है, तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। निम्न मामलों में उच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है। किन मामलों में बाध्य, संविधान के पूर्व किए गए संधि व समझौतों के संबंधित विवाद के लिए। संविधान पूर्व के जो संधि की गई है संविधान लागू होने से पहले और जो समझौते किए गए हैं, ऐसे विवादों के मामले क्या है, ऐसे विवादों के मामले में क्या है, जो उच्चतम न्यायालय है वो सलाह देने के लिए क्या है, बाध्यकारी है। अन्य मामलों में उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, अन्य मामलों में नहीं है, केवल एक मामले में ये, यदि संविधान के पूर्व कोई संधि की गई है, संविधान के लागू होने के पूर्व कोई समझौता किया गया है, तो ऐसे मामले में उच्चतम न्यायालय बाध्यकारी है कि वो राष्ट्रपति को सलाह देगा। अन्य मामले में ये बाध्य नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे तो सही है, नहीं दे तो भी सही है। उच्चतम न्यायालय जो सलाह देगा, सलाह देता है, राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी
नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय द्वारा जो सलाह दी जाती है, उस सलाह को राष्ट्रपति भी क्या है, मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति महोदय के ऊपर है। अनुच्छेद 144 में ये बताया गया है कि जो विधि अधिकारी होते हैं, जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, वो उच्चतम न्यायालय के सहायक कर्मचारी के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 144 में क्या बताया गया है कि जो विधिक को न्यायिक अधिकारी होते हैं, वो उच्चतम न्यायालय के क्या करते हैं, सहायक के रूप में कार्य करेंगे। जो उच्चतम न्यायालय में विधिक अधिकारी कार्य करते हैं, न्यायिक अधिकारी कार्य करते हैं, या उच्चतम न्यायालय के क्या करेंगे, सहायक के रूप में कार्य करेंगे। ये किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 144 में ये बताया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय में जो विधिक अधिकारी होते हैं, जो न्यायिक अधिकारी होते हैं, ये उच्चतम न्यायालय के क्या करेंगे, उच्चतम न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। ये अनुच्छेद 144 में बताया गया है। पूछा जाए कि विधिक अधिकारी के न्यायिक अधिकारी उच्चतम न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ये कौन से अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद 144 में बताया गया है कि जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वो अनुच्छेद 144 के तहत कार्य करते हैं। अनुच्छेद 145 में ये बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के नियम विनियम बना सकता है। अनुच्छेद 145 महत्वपूर्ण है, याद रखना। उच्चतम न्यायालय अपने नियम विनियम स्वयं बनाएगा। जो उच्चतम न्यायालय है वो क्या बनाएगा, अपने नियम और विनियम क्या बनाएगा, स्वयं बनाएगा। ये किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 145 में ये बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो अपने नियम और विनियम स्वयं बनाएगा 145 के तहत। इसके बाद आता है अनुच्छेद 146, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति भारत के CJI अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या अन्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 143 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय में जो अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अथवा इस कार्य हेतु नियुक्ति अन्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 146 में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय में जो अधिकारी कार्य करते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी होते हैं, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है या उसके द्वारा कोई अन्य न्यायाधीश को जो दिया गया है ये कार्य, वह कार्य कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के द्वारा ये कार्य किया जाता है। जिसको इस कार्य के लिए बताया गया है, जिसको इस कार्य के लिए दायित्व दिया गया है, वो इस कार्य को पूरा करता है। उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अथवा इस कार्य हेतु नियुक्ति अन्य न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है। इनकी सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, पेंशन आदि का निर्धारण भी भारत के मुख्य न्यायाधीश उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यायाधीश या अधिकारी करेगा। और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश अधिकारी होते हैं, उच्चतम न्यायालय के जो अधिकारी होते हैं, उनकी नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश करेगा। और इन अधिकारियों के जो वेतन भत्ते होते हैं, सेवा शर्तें होती हैं और जिनकी पेंशन के संबंधित कानून होते हैं, इन आदि का निर्धारण कौन करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा या कोई अन्य न्यायाधीश करेगा या अधिकारी करेगा। ये भी अनुच्छेद 146 में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, 146 में। अर्थात नियुक्ति सेवा, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, पेंशन, वेतन आदि के बारे में अनुच्छेद 146 में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय के सभी व्यय संचित निधि पर भारित होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किस पर भारित होते हैं, पारित नहीं, यहाँ पे भारित आएगा, भारित होते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो सभी व्यय क्या जाते हैं, किस पे होते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। जो भी व्यय किए जाते हैं, जो उच्चतम न्यायालय के जो भी व्यय किए जाते हैं, वो भारत की कौन सी निधि पर, संचित निधि पर भारित होते हैं। अनुच्छेद 147 निर्वाचन से संबंधित है। ये निर्वाचन किससे संबंधित है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का स्वतंत्र अधिनियम, इनसे संबंधित जो भी नियम है वो अनुच्छेद 147 में बताए गए हैं। निर्वाचन से संबंधित नियम बताए गए अनुच्छेद 147 में। तो हमारी क्लास थी जिसमें हमने बात की निर्वाचन से संबंधित नियम किसमें बताए गए हैं, अनुच्छेद 147 में। लास्ट में रह गया हमारा न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन क्या होता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, विधायिका द्वारा बनाए गए अधिक्रम और कार्यपालिका द्वारा दिए गए आदेशों की जो जांच की जाती है वो क्या कहलाता है, न्यायिक पूर्वावलोकन कहलाता है। उच्चतम न्यायालय विधायिका द्वारा पारित किए गए अधिनियमों तथा कार्यपालिका द्वारा जारी गए आदेशों की क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो विधायिका द्वारा जो अधिनियम बनाए जाते हैं और कार्यपालिका द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनकी समीक्षा कर सकता है। और यदि ये संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो उनको शून्य घोषित कर सकता है।
यदि संविधान के जो प्रावधान है उनका ये उल्लंघन करते हैं, उसके अनुरूप नहीं है, तो इनको शून्य घोषित कर सकता है। यही क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या कहलाता है? न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या कहलाता है? कि विधायिका द्वारा जो पारित किए गए अधिनियम होते हैं और कार्यपालिका द्वारा जो जारी किए आदेश होते हैं, उनकी समीक्षा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। और ये संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं होते हैं, उसके उल्लंघन करते हैं, तो इन्हें शून्य घोषित कर सकता है। यद्यपि संविधान में स्पष्ट रूप से संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है, यह भी ध्यान रखना। संविधान में स्पष्ट रूप से न्यायिक पूर्वावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अनुच्छेद न्यायालय को ये शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन क्या बात करें, अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अनुच्छेद ऐसे हैं जो क्या करते हैं? न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 132, 133, 134, 135, 136, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 256, ऐसे कुछ अनुच्छेद हैं जो न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से न्यायिक पूर्वावलोकन शब्द का उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? न्यायिक पूर्वावलोकन शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की, और हमारा ये जो सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक है वो पूरा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारा टॉपिक था वो पूरा हो गया है। हमने इसमें आर्टिकल 124 से 147 तक की बात की है कि इसमें क्या क्या बताया गया है। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने उन सबको कवर किया है। वर्तमान में जो हमारे 51वें मुख्य न्यायाधीश है, करंट का क्वेश्चन है, वो है संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना हमारे क्या बने हैं? 51वें CJI क्या बने हैं? CJI बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बने हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 51। इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उनका इन्होंने स्थान लिया है। अब हम आगे की क्लास में बात करेंगे राजस्थान के पंचायती राज की, इसके बाद बात करेंगे नगरीय निकाय की। तो हमने यहाँ पर जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक था सुप्रीम कोर्ट, जिसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उसको हमने पूरा कर लिया है। धन्यवाद।